जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीकांत सर की केमिस्ट्री की क्लास में। तो पिछले टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे विलयन चैप्टर। विलयन चैप्टर में हम लोगों ने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। वैसे ये हम लोगों का आज 8वां लेक्चर है विलयन का। तो पिछले टर्न पे हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे। अणुसंख्य गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ थी, कौन कौन सी अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे? वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। 3 प्रॉपर्टीज़ यानी 3 अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है ये चौथी प्रॉपर्टी, परासरण एवं परासरण दाब। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे। सो रेडी? चलिए, इसके लिए परासरण क्या होता है? परासरण क्या होता है? देखो, कभी आपने देखा होगा कि अगर हम किशमिश को जल में डाल दें, किशमिश को जल में डाल दें तो क्या होता है? किशमिश फूल जाती है, किशमिश फूल जाती है। अगर अंगूर को हम नमक के पानी में डाल दें तो क्या होगा? अंगूर पिचक जाएगा। ये सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर हम किशमिश को पानी में डाल रहे हैं तो हो क्या रहा है? किशमिश फूल रही है। अब हमें ये बताओ, गाढ़ापन अंगूर के अंदर है या पानी में है? कहाँ गाढ़ापन अधिक है? अंगूर के अंदर। यानी कि सांद्रता विलयन की कहाँ है? विलयन कहाँ है? विलयन कहाँ है? अंगूर के अंदर ही तो विलयन भरा हुआ है, जिसमें सांद्र विलयन कहाँ है? किशमिश को अगर हम पानी में डालें तो किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? किशमिश का अंदर का जो विलयन होता है वो सांद्र होता है और पानी कैसा होता है? शुद्ध विलायक होता है। तो शुद्ध विलायक कहाँ की ओर चल देता है? सांद्र विलयन की ओर चल देता है, यानी कि किशमिश के अंदर जाने लगता है। ठीक है। और किशमिश के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है उसको कहते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किशमिश के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है उसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो अपने में से केवल विलायक के कणों को जाने देती है, विलेय के कणों को जाने नहीं देती। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो होता क्या है कि जैसे ही किशमिश को हम पानी में डालेंगे, किशमिश को क्या करेंगे? पानी में डालेंगे, तो ये पानी इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किशमिश के अंदर चला जाएगा और किशमिश कैसी हो जाएगी? फूल जाएगी, राइट। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? परासरण। यानी कि अगर किसी शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन से अलग किया जाए, पृथक किया जाए, तो विलायक के कण अपने आप कहाँ चलने लगते हैं? विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने लगते हैं। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इसको ऐसे समझें, जैसे सपोज करिए ये यहाँ पर एक हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये हमने लगा दी। इस तरफ हमने भर दिया है शुद्ध विलायक, और इस तरफ हमने भर दिया है, मान लीजिए, नमक का विलयन। क्या भर दिया है? NaCl का विलयन। अब देखिए, हो क्या सकता है कि पानी के कण केवल इस झिल्ली से गुजर सकते हैं। केवल पानी के जो कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से इधर उधर आर पार जा सकते हैं। यानी विलायक के कणों को ये झिल्ली अपने में से आर पार जाने देती है, विलेय के कणों को नहीं। तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि नमक का पानी, जो नमक का विलयन है, वो उसका पानी निकल के शुद्ध विलायक में आ जाए? संभव है? बताइए। इसकी सांद्रता अधिक है तो क्या होगा? शुद्ध विलायक कहाँ जाने लगेगा? नमक की तरफ जाने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण। परिभाषा के तौर पे लिखेंगे किस तरीके से? जब किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन से अलग रखते हैं तो विलायक के कणों का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है।
पराशरण क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम किशमिश को पानी में डाल देंगे तो वो फूल जाएगा। एक और उदाहरण है, जैसे अंडा लें हम, अंडा, एग। अंडे के ऊपर जो कवर होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। अंडे का जो ऊपर का कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। उस अंडे को अगर उठाकर हम डाइल्यूट HCl में डाल दें, काय में डाल दें, डाइल्यूट HCl में, बात समझना। तो डाइल्यूट HCl में डालने से वो खोल क्या होगा, उसका उतर जाएगा, कवर उतर जाएगा। तो जब कवर उतर जाएगा तो उसके ऊपर एक झिल्ली, अंडे के ऊपर जो अंडा होगा इसका आउटर लेयर निकल जाने के बाद इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। वो केवल विलायक के कणों को अपने से आर पार गुजरने देती है, विलेय के कणों को नहीं। तो जब इस अंडे को हम उठाकर किस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, अंडा फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडे के अंदर जो विलयन भरा हुआ है उसकी सांद्रता अधिक है, तो पानी के कण कहाँ चले जाएंगे, अंडे के अंदर चले जाएंगे। एक ही एक्सपेरिमेंट है। दूसरा, अगर हम उसी अंडे को उठा करके नमक के संतृप्त विलयन में डाल देंगे या सांद्र विलयन में डाल देंगे तो अंडा सिकुड़ जाएगा। उसकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया काहे का उदाहरण है, पराशरण की क्रिया का उदाहरण है, राइट। अब हमें समझना है पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, पराशरण दाब पढ़ना है। तो पराशरण दाब क्या होता है, इसकी कई तरीके से परिभाषाएं दी गई हैं, हम इसको समझ लेते हैं। लिख तो आप अपने आप से जो मर्जी होगी वो लोगे। देखिए हमने क्या किया, ये एक तरीके का पात्र लिया है, राइट। इस पात्र में ये बीच में लगी है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इस साइड में हमने भर दिया है, इसमें क्या भर दिया है, विलयन। और इस साइड हमने भर दिया है इस साइड हमने भर दिया है विलायक, राइट। अब देखिए होगा क्या, ये विलायक है और ये विलयन है। जब इस तरीके से हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विलेय और विलायक को अलग कर देंगे तो पराशरण की क्रिया शुरू हो जाएगी और विलायक के कण यहाँ से यहाँ जाने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया है, क्या लगा दिया है, पिस्टन। तो ये पिस्टन कहाँ की तरफ मूव करेगा, जब यहाँ पर विलायक बढ़ेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, राइट। तो हम इसको मूव करने नहीं देंगे, इसको ऊपर की तरफ मूव नहीं करने देंगे। तो ऊपर की तरफ मूव नहीं करने देंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर दाब आरोपित करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर दाब लगाएंगे वो दाब क्या करेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में ऑस्मोसिस की क्रिया यानी पराशरण की क्रिया को होने नहीं देगा, राइट। तो वो जो दाब लगा वो किसके बराबर होगा, इधर से जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः प्रवर्तित जो दाब लगा रहा था, इधर का जो दाब था, विलयन जो इधर पे लगा रहा था, वो दाब इस दाब के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, हैं। इसी दाब को हम क्या कहेंगे, पराशरण दाब कहेंगे। मतलब ये हुआ जाके कि किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन से पृथक रखने पर या अलग रखने पर उनके बीच जो पराशरण की क्रिया हो रही है उसको रोकने के लिए जिस न्यूनतम बाह्य दाब की हमें आवश्यकता होती है उसे पराशरण दाब कहते हैं, राइट। इससे हम किसी भी विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते, इस प्रैक्टिकल से यहाँ पे हम एक मीटर लगा देंगे और पता लगा लेंगे कि कितना दाब हमें लगाना पड़ रहा है। जितना दाब लगाना पड़ रहा है वो उस विलयन का पराशरण दाब हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, राइट है। विलयन को यहाँ पर एक हमने एक थिसेल पनेल ली है,
एक और डेफिनेशन है पराशरण दाब को समझने की। इसमें हमने एक थिसेल फनेल ले ली है, ठीक है, और थिसेल फनेल में हमने विलयन को भर लिया है, ठीक। अब इसको हमने डुबो दिया है किसमें, शुद्ध विलायक में। थिसेल फनेल को हमने शुद्ध विलायक में डुबो दिया है। ये है आपका विलायक। बात समझ में आ रही है? शुद्ध विलायक में हमने थिसेल फनेल को डुबो दिया है। अब क्या होगा, चूँकि इधर विलयन है और इधर क्या है, विलायक है, तो विलायक के कण क्या करेंगे, इसमें जाना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, यहाँ से कहाँ जाने लगेंगे, इसके अंदर जाने लगेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि विलायक के कणों को जाने देगी अपने में से, लेकिन विलय के कणों को जाने नहीं देगी, राइट। तो क्या होगा, इसका तल ऊपर उठने लगेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर उठेगा पराशरण दाब की वजह से, और एक स्थिति ऐसी जाएगी जब ये यहाँ पर रुक जाएगा। अब सोचने वाली बात है, ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही जाके। कब रुकेगा जाके, जब ऊपर से लगने वाला जो दाब है नीचे से लगने वाले दाब के बराबर हो जाएगा। नीचे से कौन सा दाब लग रहा है, पराशरण दाब, पराशरण दाब लग रहा है, और ऊपर से कौन सा दाब लग रहा है, ऊपर से जो नीचे की तरफ लग रहा है वो कौन सा दाब है, उसको कहते हैं द्रव स्थैतिक दाब, HρG। जैसे अगर रबड़ की जो, जैसे मोटर लगाएं और ऊपर तीसरी चौथी पांचवी मंजिल तक पानी लेके जाएं, नीचे से मोटर चलाएं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, हम और ऊपर ले जाएं और ऊपर ले, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो मोटर मना कर देगी कि हम ऊपर तक पानी अब और नहीं चढ़ा पाएंगे, तो घुर्र घुर्र करके एक स्थिति पे जाके बैलेंस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। वो बैलेंस तब बनेगा जाके जब ऊपर से द्रव कोई जब ऊंचाई पर जाता है तो उस पर एक दाब कार्य करता है, जिसको हम लोग द्रव स्थैतिक दाब कहते हैं, जो फिजिक्स में आपको बर्नौली प्रमेय जो पढ़ेंगे जाके तब वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, P = HdG, राइट। वो दाब इसके ऊपर जो इसके ऊपर काम करेगा वो इसको बैलेंस कर देगा, यहाँ नीचे से पराशरण दाब और ऊपर से द्रव स्थैतिक दाब। तो अब हमें ये बताओ, ये द्रव स्थैतिक दाब काय के बराबर होगा, पराशरण दाब के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर इसकी परिभाषा को लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलायक से पृथक रखने पर उनके मध्य जो द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है उसको पराशरण दाब कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विलयन को अगर किसी विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाए तो उनके बीच जो द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है उसको हम पराशरण दाब कहते हैं, ठीक। पराशरण दाब होता क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है, यानी कि विलयन में विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर ये निर्भर करता है, राइट। यही तो होता है, अणुसंख्य गुणधर्म होता है। अच्छा, अब हमें ये बताओ, इसकी जो कुछ फॉर्मूलेज हैं उसको समझने के लिए, आ रहा है यहाँ तक, P काय पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर नमक है, नमक का तनु विलयन लेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, नमक का तनु विलयन लिया, तब भी पराशरण की क्रिया होगी। लेकिन अगर हमने नमक की सांद्रता बढ़ा दी, यानी कि थोड़ा सा सांद्र विलयन ले लिया, देसी भाषा में कहें तो गाढ़ा विलयन ले लिया, तो ये बताओ पानी यहाँ तेज़ी से जाएगा, ज़्यादा प्रेशर से जाएगा कि कम प्रेशर से जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ पर विलायक के कण जा रहे हैं, मूव तो करेंगे ही पराशरण की क्रिया की वजह से, करेंगे ना। तो जब यहाँ से विलायक के कण यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो ये विलयन अगर सांद्र है तब पराशरण की क्रिया ज़्यादा प्रेशर से होगी, या तनु है तब पराशरण की क्रिया ज़्यादा प्रेशर से होगी। अगर ये विलयन गाढ़ा है, सांद्र है, सांद्र का मतलब अगर सांद्रता पहले से बढ़ाएं तो पराशरण की क्रिया बहुत तेज़ी से होगी। हमेशा विलयन में क्या होता है, विलायक के कण अगर ये सोचो, अगर यहाँ पर कम सांद्रता का विलयन रखा जाए, इधर अधिक सांद्रता का विलयन रखा जाए, यदि यानी इधर तनु विलयन रखा जाए और इधर सांद्र विलयन रखा जाए, तो विलायक के कण कहाँ जाएंगे, कम सांद्र से अधिक की ओर जाएंगे कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, कम से अधिक की ओर जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। बात समझ में आई। तो हमेशा ये मान के चलिए
कि हमेशा जो जो अधिक सांद्रता का विलयन होगा उसकी तरफ अगर सांद्रता बढ़ाते चले जाएंगे तो विलयन का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जाके कि जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, राइट। किसी भी विलयन में किसी भी विलायक को अगर किसी विलयन से हम पृथक रखते हैं तो जो परासरण दाब होता है वो उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर के भी ये समानुपाती होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि समानुपाती होता है, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। यानी कि परासरण दाब दो चीज़ों के समानुपाती होता है, टेम्परेचर के और विलयन की सांद्रता के। यहाँ पे जो हमने P लिख दिया है, परासरण दाब को हम बुक्स में पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अब इन दोनों नियमों को अगर हम मिला दें तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह अगर हटाएं तो पाई इज इक्वल टू आर सी टी, जहाँ आर क्या है, स्थिरांक है, जिसको गैस स्थिरांक या विलयन स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान हम लोगों को पता ही है 0.821 होता है, राइट। तो पाई बराबर सी आर टी। यहाँ पर C क्या है, C इज इक्वल टू मोलर सांद्रता। C क्या है, मोलर सांद्रता है, यानी कि मोलरता हुई जाके। और मोलरता क्या होती, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यानी N/V। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो परासरण दाब हमारा हो जाएगा N/V RT। ये परासरण दाब हो गया। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। एक है समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होता है, यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब कैसे हों, समान हो, उनको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। पाई, अगर मान लीजिए दो विलयन हैं, एक विलयन और दो विलयन, तो पहले वाले विलयन के लिए क्या हो जाएगा, पाई 1 बराबर C1 RT। R कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है। पाई 1 बराबर CRT अभी हमने ड्राइव किया था जस्ट अभी। तो पाई 1 यानी कि पहले विलयन के लिए क्या हो जाएगा, पाई 1 बराबर C1 RT। दूसरे विलयन के लिए पाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 RT। ये चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या होगा जाके, समपरासरी विलयन है, तो समपरासरी विलयनों के लिए क्या है, दोनों विलयनों के परासरण दाब समान है। तो पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, C1 RT इज इक्वल टू C2 RT। RT कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 बराबर C2। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है जाके, क्या कंडीशन हो गई जाके, कि समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। इस पे आधारित कई सारे सवाल होंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, N1/V1 बराबर N2/V2। चूँकि C बराबर N/V होता है। समपरासरी समझ में आ गया। अब अतिपरासरी और न्यून परासरी, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ये क्या होते हैं, देखिए दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन को अगर अर्धपारगम झिल्ली से पृथक किया जाए, एक तरफ अलग सांद्रता का और एक तरफ कम सांद्रता का, तो क्या होगा, कम सांद्रता के विलयन से विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाह अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होने लगेगा।
अगर दो विलयनों को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया अतिपरासरी और न्यून परासरी विलयन। अब हम लोगों को पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस और जल का शोधन। व्युत्क्रम परासरण यानी कि परासरण की क्रिया का उल्टा करवा दिया जाए तो हो जाएगा व्युत्क्रम परासरण। होगा कैसे? जैसे ये हमने एक अर्धपारगम झिल्ली लगाई और यहाँ पर हमने जो है विलयन भर लिया। इसमें क्या कैसे फिल कर लिया? विलयन से। और यहाँ विलायक है। ये क्या है? विलायक है। और ये क्या है? SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब हम ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है, विलायक के कण कहाँ जाने लगेंगे? विलयन की ओर मूव होने लगेंगे। अगर हम रोकने ना दें, मतलब परासरण की क्रिया होने ना दें, उसको रोक दें, तो वो क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। उतना दाब परासरण दाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम परासरण दाब से और अधिक दाब लगाएं, परासरण दाब से अधिक और दाब लगाएं, अधिक दाब, और यहाँ पर लगा दें एक नल, तो क्या होगा? जब हम और दाब लगाएंगे तो इस विलयन से विलायक के कण कहाँ निकल के आने लगेंगे? उल्टे वापस आने लगेंगे, शुद्ध विलायक की तरफ गति करने लगेंगे नहीं करने लगेंगे। तो क्या होगा? इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्र के जल को इसी प्रोसेस से नमक का शोधन किया जाता है, यानी कि शोधन किया जाता है। समुद्र के जल का इसी प्रक्रिया से शोधन किया जाता है। यहाँ हमने समुद्र का जल भर लिया और उसके ऊपर प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? नमक के कण तो नमक के निकल आएंगे अर्धपारगम झिल्ली से। नमक के तो निकलेंगे नहीं। काहे के निकलेंगे? कण निकलेंगे पानी के, विलायक के। तो वो SPM से आके यहाँ निकल आएंगे। इधर हम एक टोटी लगा लेंगे, नीचे पानी भर लेंगे, हमें शुद्ध पानी रिवर्स ऑस्मोसिस से प्राप्त हो जाएगा। राइट, यहाँ तक हमने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े। अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर हम क्या करते हैं? पदार्थों का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे कौन कौन से फार्मूले प्राप्त हुए थे? P0 माइनस P/P0 इज इक्वल टू N2/N1। एक ये फार्मूला हमें मिला था, ठीक है। और एक डेल्टा T इज इक्वल टू KB, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। दूसरा ये फार्मूला हमने अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पे ज्ञात किया था। तीसरा डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ये भी हमने ज्ञात किया था। और तीसरा हमने पाई बराबर CRT ज्ञात किया। इन सभी अणुसंख्य गुणधर्मों के आधार पर हम पदार्थ के अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ आ गई सामने, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये तो सामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा गणित बिगड़ भी जाता है। गणित कैसे बिगड़ जाता है? ये जितने भी गुणधर्म हैं ये विलेय पदार्थ की विलयन में अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम चाहें उसमें NaCl घोलें या LiCl घोलें या ग्लूकोज घोलें या यूरिया घोलें, ठीक है, अगर उसके अंदर दोनों के मोल बराबर रहते हैं, मोल बराबर रहते हैं विलयन में, मोल अगर बराबर रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जाके? अणुओं की संख्या उनकी बराबर रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं।
प्रायोगिक तौर पर हम इन सूत्रों की सहायता से उनके अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारे जो मान है, प्रेक्षित मान है, जिनके बराबर जो एक्चुअल मान होते हैं, जो फॉर्मूले के आधार पर निकलते हैं, उसके बराबर होते हैं। ठीक है, इनके आधार पर जो हम मान कैलकुलेट करेंगे इनके अणुभारों के, वो जो सूत्र के अनुसार जो अणुभार निकलेंगे जाके उसके बराबर होते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कुछ विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे ये कोई विलायक है, इसमें हम विलयन बना रहे हैं। विलयन में सपोज करिए हमने कोई पदार्थ घोल दिया है, कोई पदार्थ X घोल दिया है। ठीक है, अगर हमने X पदार्थ कोई उसमें घोल दिया है तो वो X के मान लीजिए 100 अणु उसमें घोले गए हैं, तो पानी के अंदर भी अगर 100 अणु रहते हैं तो इसके द्वारा हम इसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ काहे पे डिपेंड करती हैं? कणों की संख्या पर। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ पर भेजा जाके, यानी 100 अणु हमने उसमें घोले हैं विलयन में, और अंदर जाके 100 के कितने हो गए? 200 हो गए। अंदर जाके अणुओं की संख्या कैसी हो गई? 100 की 200 हो गई। या अंदर जाके, पानी के अंदर जाके अणुओं की संख्या 100 की कितनी रह गई? 50 रह गई। ये कब संभव है? ये तब संभव है जैसे मान लीजिए हमने इसमें NaCl घोला, तो NaCl को घोलने से होगा क्या? NaCl को जल में घोलते हैं तो जल का आयनन हो जाता है, अर्थात वो अपने आयनों में टूट जाता है। Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। Na+ में टूट जाता है और Cl- में टूट जाता है। तो इसके जो अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर जो निकालोगे अणुभार, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम टूट गए कि फूट गए कि जुड़ गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें इससे मतलब है तुम नंबर बताओ कितने हो। अब एक NaCl घोला था और अंदर जाके हो गए 2, एक Na+ हो गया, एक Cl- हो गया, तो वो तो ये कहेगा कि तुम 2 हो गए या 3 हो गए, हम तो 2 काउंट करेंगे, 1 काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो अणुभार निकलेगा उसके वास्तविक अणुभार से डिफरेंट निकलेगा, जाके निकलेगा। और जब डिफरेंट निकलेगा तो हमारे लिए सरदर्द समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी? इसी तरीके से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने एस्टिक अम्ल घोला CH3COOH, तो जब हम CH3COOH यानी एस्टिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या होगा कि एस्टिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे। एस्टिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि उनका क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। संयोजन हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो फिर यही काउंट करेगा कि हमने तो उतने ही मानेंगे जितने तुमने घोले हैं, और वहाँ पर निकलेंगे कम। तो इस प्रकार की जब व्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, बात समझ में आई? जब एक अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार से भिन्न पाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रायोगिक अणुभार को हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य अणुभार कहते हैं। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई? तो अब इसका क्या निदान करेंगे? तो इसके लिए एक नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा हम तुम्हें इसका सलूशन देते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें I लगा दो। क्या लगा दो? I लगा दो, I का गुणा कर दो, I का इसमें गुणा कर दो। वो थे 1/2, तो 1/2 फैक्टर I, उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। तो 1/2 कारक समझते हैं। 1/2 कारक I बराबर क्या होता है? इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और I बराबर होता है वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो जितने भी अणुसंख् गुणधर्म हैं उन सभी में हम क्या करेंगे? I लगा देंगे। तो जब I लगा देंगे, I क्या है? I हमारा 1/2 कारक है। ठीक है, I हमारा 1/2 कारक है, जिसकी जो वैल्यू होती है वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या का अनुपात हमारा 1/2 कारक I होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे? जैसे सपोज करिएगा NaCl को अगर हमने जल में घोला
तो क्या हुआ, वो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो I बराबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, I बराबर क्या होगा, एक NaCl कितने में टूट गया, 2 में, यानी कि एक Na में टूट गया और एक Cl में, ठीक है। तो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी हो गई, ये और ये मिला दो तो कितने हो गए, 2, और नीचे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 1। तो I बराबर क्या आ जाएगा, 2। बात समझ में आई, I बराबर 2 आ गया, राइट। अब अगर हमने CH3COOH को यानी कि एस्टिक अम्ल को तुम्हारे को जल में घोल दिया तो क्या होगा, CH3COOH का होल ट्वाइस, यानी कि बाद में कण कितने हो गए, 1। विलयन के अंदर कण कितने हो गए, 1, और जब घोले थे तब कितने थे, 2। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी जाके, वियोजन या संयोजन, यहाँ पर वियोजन हो रहा था, यहाँ पर संयोजन हो रहा है। तो वियोजन के बाद यहाँ पे कणों की संख्या लिखी थी हमने 2 और वियोजन से पूर्व लिखी थी 1। यहाँ पर क्या हो गया, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 1, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, 2, यानी यहाँ कितना रह गया, आधा। बात समझ में आई कि नहीं आई हैं। अब यहाँ पर I की वैल्यूज़ हम देखें, एक तो ये निकल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, एक में 2 निकल रही है, और यहाँ पर जब वियोजन या संयोजन नहीं हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1, राइट। अगर वियोजन या संयोजन नहीं हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1, ठीक। जब वियोजन हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी निकल रही है, 1 से ज़्यादा, और जब संयोजन हो रहा है तो I की वैल्यू कैसी निकल रही है, 1 से कम। तो ये याद रखने वाली बात ये है कि जब वियोजन या संयोजन नहीं होता है तो वान ठाप कारक की वैल्यू होती है 1, जब वियोजन होता है तो वान ठाप कारक की वैल्यू 1 से अधिक होती है, और जब संयोजन होता है तो वान ठाप कारक की वैल्यू 1 से कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ तक हमने जो वान ठाप कारक पढ़ा है या वान ठाप फैक्टर पढ़ा है वो ऐसे विलयनों को मान के पढ़ा है जिनमें विलेय पदार्थों का 100% वियोजन या 100% संयोजन हो रहा है, पूर्ण वियोजन हो रहा है या पूर्ण संयोजन हो रहा है। इसमें एक और चीज़ आती है कि जब पूर्ण वियोजन नहीं हो रहा है या पूर्ण संयोजन नहीं हो रहा है तो वो कैसे होगा जाके, आओ समझते हैं। यहाँ ये दिख रहा है यहाँ पे, हाँ चलिए। जैसे सपोज करिए हमने NaCl को जल में घोला और वो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटा। हमने मान लीजिए NaCl के कितने मोल लिए हैं, 1 मोल लिए हैं। कितने मोल लिए, और जब टाइम क्या है, 0 है, जब हमने जस्ट घोला ही घोला है, अभी घोला ही घोला है, अभी डाला ही डाला है, तो वो ना तो Na में टूटा है ना Cl में टूटा है, तो कितना है, 0 है और 0 है। और T समय के पश्चात जब उनके बीच में साम्यावस्था स्थापित हो गई तो देखिए अगर 100% वियोजन हो गया तो फिर बाद में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 1 और 1। अगर मान लीजिए पूर्ण वियोजन हो जाए, उत्क्रमणीय ना हो, ये रिवर्सिबल ना हो, तो क्या होगा, T समय के पश्चात ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, वियोजन से पूर्व हो गए 1 और वियोजन के बाद 1 और 1 2, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 100% वियोजन नहीं होता। अगर किसी आयनिक विलेय पदार्थ को हम जल में घोलेंगे तो 100% उसका आयनन नहीं हो जाएगा, उसका कुछ आयनन होगा, कुछ हिस्सा आयनन होगा। तो मान लीजिए उसका कितना हिस्सा आयनन हुआ हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि T समय बाद उसके अल्फ़ा मोल वियोजित हो गए, यानी उसकी वियोजन की मात्रा कितनी हो गई जाके, अल्फ़ा, राइट। तो अल्फ़ा ये बनेंगे और अल्फ़ा ये बनेंगे, क्योंकि अगर एक वियोजित होता था तो एक ये बनता था, एक ये बनता था। तो अल्फ़ा अगर वियोजित हुए तो अल्फ़ा ये बना और अल्फ़ा ये बना जाके, तब I की वैल्यू क्या हो जाएगी,
वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है? ये सब वियोजन के बाद कणों की संख्या हो गई विलयन में। 1 माइनस अल्फ़ा ये भी तो हैं, प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा, इतने वियोजन के बाद कणों की संख्या हुई? नहीं हुई भाई। जब विलयन में वियोजित हुए तो विलयन में ये हैं कि नहीं? उस समय विलयन में है 1 माइनस अल्फ़ा, और Na भी है, Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। देखो अणुसंघ गुणधर्म में क्या है, उससे ये मतलब नहीं है कि तुम जुड़े हुए हो टूटे हुए हो। तुम टूटे हो तो टूटे रहो, काउंट करे जाओगे। तो NaCl भी है, Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, क्योंकि पूर्ण वियोजन नहीं हुआ 100%, यानी एक मोल लिया, एक मोल पूरे के पूरे का वियोजन नहीं हुआ है। अल्फ़ा उसकी वियोजित मात्रा हुई है। वियोजित मात्रा कितनी हुई है? अल्फ़ा हुई है। तो 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा ये सारी वियोजन के बाद की जो मात्रा हो जाएगी ये विलयन में हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया जाके I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये हो गई वियोजन के बाद कणों की कुल संख्या, और डिवाइडेड बाई वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है? वियोजन से पूर्व, जब वियोजन हुआ ही नहीं है तो कितनी है? 1। तो I बराबर यहाँ पर आएगा जाके 1 प्लस अल्फ़ा। ये चीज़ समझ में आई है ना? ये चीज़ समझ में आई। अब मान लीजिए यहाँ पर तो इस तरीके से वियोजन हुआ है। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है, तब क्या करोगे? Ca2 प्लस हो जाएगा और प्लस 2Cl माइनस हो जाएगा, यानी कि एक कण जब टूटेगा तो 3 कण बनेंगे जाके। कितने बनेंगे जाके? 3। जब एक टूटेगा तो बनेंगे कितने? 3 बनेंगे जाके। उंगलियां 2 दिखा रहे, बता रहे 3, कितने बनेंगे जाके? 3 बनेंगे जाके, राइट। तो 3 जब बनेंगे जाके तो यहाँ पर जब T बराबर क्या है? 0, ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, यानी कि एक कण जब पूर्ण तरीके से वियोजित हो जाए तो एक Ca का बनेगा जाके और 2 Cl माइनस के बनेंगे जाके, यही तो होगा जाके। तो अब मान लीजिए हमें ये तो पता नहीं T समय बाद क्या हुआ, अल्फ़ा मान लीजिए वियोजित हुए, तो एक इसका बनेगा, यानी अल्फ़ा इसका बनेगा, इसके कितने बनेंगे जाके? 2 अल्फ़ा। ये चीज़ क्लियर हो गई? अगर तुमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया और रासायनिक साम में पढ़ा होगा तो वहाँ पर इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। अगर ये बात अब समझ में आई हो या पहले समझ में आई हो मुझे नहीं पता, लेकिन अब समझ में आई या नहीं आई? अब आ गई समझ में? तो अब यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी? वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्लस प्लस, यानी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, और वियोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। तो I इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 2 अल्फ़ा, ये वियोजन के बाद हो गई। इसी तरीके से कोई भी आपका आयनिक यौगिक हो जिसका वियोजन जिस तरीके से हो रहा हो उस तरीके से हम I की वैल्यू निकालेंगे। अगर 100% सेम टू सेम रहता है तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर वियोजन होगा तो वियोजन की मात्रा हमें निकालनी पड़ेगी, यानी I की वैल्यू इस फार्मूले में रख के हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे आपको लगाने को मिलेंगे। अब हमारा क्या रह गया? संयोजन। अब संयोजन हो रहा होगा तब क्या होगा? मान लीजिए हमने CH3COOH लिया, कितने अणु लिए उसके? 2 अणु लिए। 2 अणु लेने के बाद उसका क्या हो गया? संयोजन हो गया, CH3COOH का ट्वाइस, यानी कि 2 अणु आपस में जुड़ के हाइड्रोजन बंध बना लिए हैं, राइट। अब इसके कितने मोल हैं प्रारंभ में? 1 मोल, सबके 1 ही लेंगे हम। देखो 1 मोल में कणों की संख्या बराबर होती है, चाहे हम कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें, 1 मोल में कणों की संख्या हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर रहेगी, यानी 6.022 × 10⁻23, राइट, उतनी रहेगी। तो यहाँ पर हमने 1 मोल ली, इसलिए हम 1 मोल लेते हैं, सब में कणों की संख्या बराबर रहेगी। तो ये कितने हो जाएंगे प्रारंभ में जब T बराबर 0 है? 0 रहेंगे, 0 रहेंगे ना? नहीं रहेंगे 0? अच्छा, कुछ समय बाद इसमें से कितने निकल जाएंगे? अल्फ़ा निकल जाएंगे, अल्फ़ा निकलेंगे। तो ये कितने बचे बनेंगे जाके? अल्फ़ा/2।
आधे ही तो बनेंगे जाके। भाई अगर 2 अणु ले रहे हैं और 1 बन रहा है तो इसमें से अल्फ़ा अगर टूटेंगे, अल्फ़ा संयोजित होंगे, सॉरी टूटेंगे नहीं, यहाँ पर संयोजन हो रहा है, वियोजन नहीं हो रहा है। तो जब अल्फ़ा संयोजित होंगे तो बनेगा कितना जाके α/2। तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी इस समीकरण के लिए, I की वैल्यू क्या हो जाएगी जाके, I = संयोजन के बाद कणों की संख्या 1 - अल्फ़ा प्लस α/2 डिवाइडेड बाई कुल कितनी है 1। तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 - α/2। ठीक है। तो इस तरीके से जो सवाल आएंगे अगर आपके संयोजित हो रहे हैं तो संयोजन के आधार पर I की वैल्यू 1/2 कारक की निकाल लेंगे। तो हमारा ये समाधान 1/2 में दे दिया कि बच्चा तुम परेशान ना हो, हम हैं, हम तुम्हारा भला कर देंगे। तो भला हो गया। अब सीधी सी बात है, जितने तुम्हारे टूट फूट हो रहा है या जुड़ा जुड़ी हो रही है उसको I हमारा बैलेंस कर देगा। तो हमारा जो अणुभार है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो हमारी दी गई वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा आसान। थ्योरेटिकली आपका ये विलियन चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त होता है, यानी थ्योरी आपकी समाप्त हो गई है। ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो 1 या 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरी तुम्हारी ख़त्म हो गई है। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे अगले लेक्चर में, एक एक एग्जाम्पल सबका बता देंगे जिससे आप, और आपको सीट दे देंगे जिससे आप घर से कर लेंगे और सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट। अब इसमें तो कोई समस्या है नहीं, अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9219158680। आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके भी हमसे नोट्स ले सकते हो, या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच इतना बर्दाश्त करने के लिए केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को। मिलते हैं अगले सेशन में।